नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और जितेंद्र ने की सुरक्षा हालात पर चर्चा। गृह मंत्री को सौंपेंगे रिपोर्ट। बड़गाम में 10 घंटे चली मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। गोपाल कृष्ण गांधी होंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार। 18 दलों की बैठक में फैसला। सोनिया गांधी ने किया ऐलान। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा मंजूर। सभी को स्वास्थ्य कार्ड और गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का प्रस्ताव। विदेश मंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की सिफारिश। असम में भारी बारिश से हालात बदतर। पिछले 24 घंटे में 6 और लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन से 14 की गई जान। और रवि शास्त्री होंगे टीम इंडिया के मुख्य कोच। जहीर खान को बॉलिंग और राहुल द्रविड़ को बल्लेबाजी निखारने की जिम्मेदारी। महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला आज। कश्मीर के बड़गाम जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बीती रात से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मंगलवार को सुरक्षा बलों को बड़गाम में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद से वहां पर तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान मंगलवार देर शाम करीब 7:30 बजे से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। बाद में सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को मार गिराया। अनंतनाग में सोमवार रात हुए आतंकी हमले के बाद से अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। दिल्ली और श्रीनगर में सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई। गृह राज्य मंत्री और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में राज्यपाल और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात कर ताज़ा हालात पर चर्चा की। केंद्र और गुजरात सरकार ने हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल की श्रीनगर में मंगलवार को हुई आपात बैठक में अनंतनाग आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। साथ ही राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2-2 लाख और मामूली रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इस बीच गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी श्रीनगर में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात कर सुरक्षा उपायों समेत मौजूदा हालात पर चर्चा की। साथ ही केंद्र से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। दोनों नेताओं ने राज्यपाल से भी मुलाकात कर ताज़ा हालात पर चर्चा की। I said I will not comment on that because we better leave this to the security experts. Let them come out with their inferences, and as a political establishment, we'll follow it up. श्रीनगर में ही सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने राज्यपाल NN वोहरा से मुलाकात की। इधर दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह मंत्रालय, खुफिया एजेंसियों और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारी शामिल हुए। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, दुखद रही है, लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं अपने कश्मीर के बहनों भाइयों का कि कश्मीर के समाज के हर सेक्शन ने कल अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के ऊपर जो कायराना हमला हुआ है उसको कंडेम किया है। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कश्मीर के हालात और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। इस बीच अमरनाथ यात्रा बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों ने निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका ने भी हमले की भर्त्सना की है। भारत में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी मेरिके लॉस कार्लसन ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिका सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। वहीं जर्मनी ने कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है।
फ्रांस और ब्रिटेन ने हमले की निंदा करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। रूस, ईरान और अफगानिस्तान ने भी हमले की कड़ी आलोचना की। पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी तीर्थयात्रियों पर कायरतापूर्ण आतंकी हमले की निंदा की है। We are aware of that. We're familiar with it. We consider it to have been a terrorist attack in the state of Jammu and Kashmir, in which 7 religious pilgrims were killed. That's of great concern to us. These were civilians. They were killed as they were exercising their right to worship. And that is, in large part, what makes this so reprehensible. That is a great concern to us. Our thoughts and prayers go out to those people and to their families as well. Our prayers are with the victims. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। 18 दलों की बैठक में कल ये फैसला हुआ। बैठक में जेडीयू भी शामिल थी, जो कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा है कि वो उम्मीदवारी को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को संसद परिसर में 18 विपक्षी दलों की बैठक हुई। इसमें पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और महात्मा गांधी के पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी को उम्मीदवार बनाने का फैसला हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनके नाम का ऐलान किया। Some of our colleagues, leaders spoke to him on the telephone. He asked for 10-15 minutes to consider, after which again he was called on the phone and he agreed to be the candidate for presidentship, vice presidentship of India. बैठक में कांग्रेस के अलावा वाम दल, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, टीएमसी, आरजेडी, एनसीपी, डीएमके और जेडीयू समेत कई और दलों के नेता मौजूद थे। हालांकि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक के दौरान कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने उनसे बात की। Everybody has endorsed the name, so it is not about A party, B party. Please, it is United Opposition Party candidate. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 5 अगस्त को होगा। 18 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 21 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इस बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति चुनाव में आम राय पर जोर दिया है। लोकसभा और राज्यसभा मिला के एनडीए के पास बहुमत है, इसलिए मेरे ख्याल से, और वो ऐसा पद है राज्यसभा चेयरमैन, सब लोग मिलकर सर्वसम्मति से चयन करें तो अच्छा होगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के एक समूह ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस मसौदे में सभी महिलाओं को स्वास्थ्य कार्ड और गरीब परिवारों की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रस्ताव किया गया है। मसौदे को अब मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। पिछले साल मई में जारी मसौदे का ये संशोधित रूप है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति 2017 के मसौदे में गैर जघन्य मामलों में सुनवाई के दौरान जेल में सजा के बराबर 1/3 समय गुजार चुकी आरोपी महिलाओं को जमानत देने की बात कही गई है। इससे छोटे मोटे आरोपों का सामना कर रही उन गरीब महिलाओं को मदद मिलने की उम्मीद है जो जमानत भरने में सक्षम नहीं है। मंत्री समूह की मंगलवार को हुई 5वीं बैठक में इस नीति दस्तावेज को मंजूरी दी गई। जेडीयू ने कहा है कि आरजेडी को अपने नेताओं पर लगे आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देना चाहिए। बैठक के बाद पार्टी ने आरजेडी के सामने ये मांग रखी। बीजेपी इसे अल्टीमेटम की तरह देख रही है तो आरजेडी ने फिर ये साफ किया है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। बिहार में बदलते सियासी समीकरणों के बीच मंगलवार को सत्ताधारी जेडीयू की अहम बैठक हुई। वैसे तो बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई, लेकिन भ्रष्टाचारों के आरोपों पर इशारों इशारों में आरजेडी को चेतावनी भी दे दी। जनता का वह जनादेश है, हम उसका पालन करना जानते हैं, लेकिन हम यह उम्मीद जरूर करते हैं कि अगर आरोप लगा है तो तथ्यों का विवरण जनता के बीच पेश किया जाना ये जनमानस की अपेक्षा है
और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। अभी तो सुन के पक्ष विपक्ष का जो उचित निर्णय होगा, मुख्यमंत्री यादव को और समय देंगे, मतलब लालू परिवार को और समय दिया जाएगा। 4 दिन के बाद कुछ फैसला सुनाएगा। आरजेडी ने फिर दोहराया है कि उप मुख्यमंत्री पद से तेजस्वी यादव के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कार्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में, भवन निर्माण मंत्री के रूप में, पथ निर्माण मंत्री के रूप में अति संतोषजनक और सराहनीय रहा है और कहीं भी इस अवधि में कोई आरोप इन पर नहीं लगा है, इसलिए इनके रिजाइनेशन का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जेडीयू की मांग को बीजेपी अल्टीमेटम की तरह देख रही है। एक प्रकार का जनता दल यू ने राजद को अल्टीमेटम दे दिया है, आप जवाब दीजिए। तो तेजस्वी यादव और लालू यादव जवाब दें, इस 3 एकड़ जमीन के हम मालिक कैसे बन गए। सोमवार को आरजेडी की बैठक भी हुई थी। इसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पद से इस्तीफा नहीं देंगे। पार्टी का आरोप था कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों की मदद से महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करना चाहती है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीते शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने कहा है कि चीन के साथ सीमा पर तनाव को दूर कर लिया जाएगा। विदेश सचिव एस जयशंकर ने सिंगापुर में एक सेमिनार में कहा कि दोनों देशों के बीच पहले भी इस तरह के विवाद हुए हैं जिसे सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच तनाव पूरे विश्व में अस्थिरता को बढ़ावा दे सकती है। सिंगापुर में मंगलवार को एक सेमिनार में विदेश सचिव एस जयशंकर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भारत चीन पर तनाव को लेकर भारत का पक्ष साफ किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच करीब 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा में कई बार विवाद हुए हैं, लेकिन हर बार उसे सुलझा लिया गया है। इसलिए मौजूदा विवाद के बारे में ये नहीं समझना चाहिए कि ये हल नहीं होगा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों संजीदा हैं। It is likely from time to time that there are differences. I think it's not the first time that has happened. And when such situations arise, in many ways, how we handle it, as I pointed out in my remarks, is a test of our maturity. I see no reason why, having handled so many situations in the past, we would not be able to handle this one. विदेश सचिव एस जयशंकर ने खास तौर पर जिक्र किया कि भारत और चीन के बीच अस्ताना में एससीओ शिखर सम्मेलन के वक्त दोनों देशों के प्रमुखों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि भारत और चीन को मतभेदों के झगड़े में नहीं बदलने देना चाहिए और दोनों देशों के बीच शांति दुनिया में स्थिरता के लिए जरूरी है। सिक्किम के डोकाला में सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन की सेना के बीच तनाव है और दोनों देशों की सेनाएं यहां डटी हुई हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नागालैंड में मुख्यमंत्री शुरहोजेली लिजेत्सु को 15 जुलाई तक विधानसभा में विश्वास मत साबित करना होगा। सियासी संकट के बीच राज्यपाल पीबी आचार्य ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को ये निर्देश दिया। उधर मुख्यमंत्री लिजेत्सु ने विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। ये सीट उनके बेटे के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। राज्य में सियासी संकट पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जोलियांग के नई सरकार बनाने के दावे के बाद शुरू हुआ है। उन्होंने रविवार रात राज्यपाल को 41 विधायकों के समर्थन का पत्र भी सौंपा था। दार्जिलिंग में गोरखालैंड के 4 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद कल पहली बार गोरखालैंड समन्वय समिति की बैठक हुई।
अलग अलग पार्टियों से बनी 22 सदस्यीय समिति में बेमियादी बंद जारी रखने का ऐलान किया। समिति के कई सदस्य 15 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र से दार्जिलिंग में अर्धसैनिक बलों की बदली में परेशानी पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य सुरक्षा बल की तैनाती को लेकर हलफनामा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की जरूरत को लेकर राज्य और केंद्र के बीच विवाद पर नाखुशी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वध के लिए पशुओं की खरीद बिक्री से संबंधित केंद्र की अधिसूचना पर मंगलवार को रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के स्टे आदेश को पूरे देश में लागू करने का निर्देश दिया। केंद्र ने अगले 3 महीने में नियम बनाने की बात कही। केंद्र ने बताया कि वध के लिए पशुओं की खरीद बिक्री पर रोक के लिए नियमों में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट ने केंद्र को ये अंडरटेकिंग देने को मजबूर किया है कि वो पिछले दिनों जारी अधिसूचना का क्रियान्वयन नहीं करेगी। 23 मई को पर्यावरण मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट ने 30 मई को रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने माना है कि नोटिफिकेशन के ऊपर उनके जो सेक्रेटरी हैं वो पुनर्विचार कर रहे हैं और कुछ वक्त मांगा है। लगभग अगस्त तक वो इनको पुनर्विचार के लिए रिनोटिफाई करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और उन्होंने माना है कि जो मदुराई बेंच का जो स्टे ऑर्डर है रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन विल बी एक्सटेंडेड। कावेरी मामले में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला सुनाते हुए कहा कि इस विवाद को लेकर वो सुनवाई कर सकता है। कोर्ट ने कर्नाटक और केंद्र की मांग को ठुकरा दिया। वहीं तमिलनाडु सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उसने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद कर्नाटक सरकार उसे पूरा पानी नहीं दे रही। आदेश के मुताबिक कर्नाटक को 25 दिनों में 22.5 टीएमसी पानी देना था, लेकिन उसे 16.58 टीएमसी पानी दिया गया, जो कि 6 टीएमसी है। आरबीआई गवर्नर आज संसदीय समिति के सामने पेश होंगे। उनकी पेशी दोपहर 3 बजे होनी है। उर्जित पटेल नोटबंदी से जुड़ी जानकारी देंगे। साथ ही डिवीजन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीतियों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा देश में बैंकिंग सेक्टर की चुनौतियां और आगे के रोड मैप की भी समिति उनसे जानकारी लेगी। इससे पहले 2 बार उर्जित पटेल को पेशी से छूट मिल गई थी। उर्जित पटेल 18 जनवरी को कांग्रेस सांसद वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली वित्त संबंधी स्थायी समिति के सामने पेश हुए थे। उस दौरान भी उनसे नोटबंदी के फैसले को लेकर जवाब तलब किए गए थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी दलित राजनीति से जुड़ाव को सबसे ज्यादा महत्व दे रही है और इसी के मद्देनजर पार्टी बेंगलुरु में 21 से 23 जुलाई के बीच BR अम्बेडकर के विचारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। सम्मेलन के आखिर में घोषणा पत्र भी जारी होगा, जिसमें देश के सामने मौजूदा चुनौतियों की व्यापक चर्चा होगी। कर्नाटक सरकार 21 से 23 जुलाई के बीच बेंगलुरु में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है। रिक्लेमिंग सोशल जस्टिस रिविजिटिंग अंबेडकर के नाम से होने वाले इस आयोजन को कांग्रेस पार्टी की दलितों को फिर से जोड़ने की मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें भारत के संवैधानिक विचार की सुरक्षा के लिए प्रगतिशील ताकतें एक मंच पर जमा होंगी। How their rights have been impinged. It is in this background the conference is taking place, and I'm sure that the participants of the conference will take note of this background and would reflect on the constitutional idea of India. सम्मेलन में दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासियों से जुड़े हालिया मुद्दों के अलावा एकता, भाईचारे, बराबरी के हक और देश के समक्ष चुनौतियों पर चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक इसमें 300 से ज्यादा वक्ता, एक्टिविस्ट, शिक्षाविद और नीति निर्माता शामिल होंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा सुखदेव थोराट, अरुणा राय, निखिल डे, शशि थरूर और प्रकाश अंबेडकर जैसे कई अन्य चेहरे भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। Part of the agenda for this conference, which brings together some of the best minds within the country, scholars, activists, and from around the world, is to understand the kinds of challenges that are faced by the marginalized and by those who are disadvantaged,
and to look at what we need to do to ensure that a level playing field is created and equality of opportunity becomes a reality. दरअसल 20 जुलाई 1924 को अंबेडकर ने दलितों को शिक्षित, आंदोलित और संगठित रहने का संदेश दिया था और ये कॉन्फ्रेंस उसी के अगले दिन है। लेकिन जिस तरह अंबेडकर के प्रतीक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया है, उसकी काट के लिए भी कांग्रेस अब अंबेडकर कॉन्फ्रेंस के सहारे दलितों की गोलाबंदी की कोशिश में दिख रही है। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। तेज बारिश से असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में हालात गंभीर हैं। बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई। राजधानी दिल्ली समेत कई दूसरे राज्यों में भी बारिश हुई। असम के लोगों की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही। बाढ़ से राज्य की कई नदियां उफान पर हैं, जिससे दिक्कतें दिन ब दिन और बढ़ती जा रही हैं। राज्य के 35 जिलों में से अब तक 23 जिलों के 15 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। मंगलवार को अलग अलग जिलों में 6 और लोगों की मौत हो गई। असम के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मंगलवार को बाढ़ पीड़ित नौगांव जिले का दौरा किया और राहत और बचाव काम का जायजा लिया। पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश में पापुम पारे जिले के लापताप गांव में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। इस हादसे में 5 मकान पूरी तरह तबाह हो गए, जिसमें रहने वाले 14 लोगों की मौत हो गई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। उधर नागालैंड के दीमापुर में मंगलवार को एक पुल के गिरने से 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। कोलकाता में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश से शहर के रास्तों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने कोलकाता के अलावा पश्चिम बंगाल के कई दूसरे इलाकों में आज भी भारी बारिश की आशंका जताई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अलावा दिल्ली एनसीआर में भी मंगलवार को बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत पहुंचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रवि शास्त्री को भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वो अनिल कुंबले की जगह लेंगे। पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जहीर खान को 2 साल के लिए नया गेंदबाजी कोच बनाया गया, तो वहीं राहुल द्रविड़ को विदेशी दौरों के लिए बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना ने इसकी जानकारी दी है। रवि शास्त्री तीसरी बार भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हैं। इससे पहले वो 2007 में बांग्लादेश दौरे के दौरान क्रिकेट मैनेजर थे और उसके बाद अगस्त 2014 में जून 2016 तक उन्हें टीम निदेशक बनाया गया, जिस दौरान भारत ने श्रीलंका के खिलाफ उसकी सरजमी पर टेस्ट सीरीज जीती और 2015 विश्व कप और 2016 विश्व T20 के सेमीफाइनल में जगह बनाई। महिला विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई टीम से है। दोनों टीमों को अपने पिछले मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में दोनों टीमों पर जीत का दबाव होगा। इस मैच को जीतने वाली टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। ऐसे में आज होने वाला मैच दोनों ही टीमों के लिए काफी मायने रखता है। भारतीय महिला टीम ने मिताली राज की कप्तानी में अब तक वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया। इस मैच के बाद दोनों टीमों को एक मैच और खेलना है। भारत को जहां न्यूजीलैंड से भिड़ना है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। और भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय का आज जन्मदिन है। उनके फिल्मों में यथार्थवाद, साहित्य और रोमांस का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। आइए देखते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ खास पल। दो बीघा जमीन पर भारतीय सिनेमा की नई इमारत खड़ी करने वाले बिमल रॉय तस्वीरों की जुबान अपने संघर्ष के दिनों में समझी, जब एक असिस्टेंट कैमरामैन के तौर पर उन्होंने देवदास और मुक्ति जैसी फिल्में की। बतौर डायरेक्टर उनकी शुरुआत 1944 में उदायर पाथे नाम की फिल्म से हुई। 1944 से 53 के बीच उन्होंने हमराही, अनजानगढ़, परिणीता जैसी फिल्में बनाई। लेकिन बिमल दा का परचम लहराया दो बीघा जमीन से।
सिनेमा में यथार्थवादी युग की शुरुआत करने वाली इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में भी पुरस्कार मिला। ऐसा नहीं था कि उनके यथार्थवाद में रोमांस की जगह नहीं थी। देवदास, मधुमती और सुजाता इसकी मिसाल है। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। उनकी फिल्मों में स्त्री सिर्फ सजावट बनकर नहीं रही। बंदनी में कल्याणी के पात्र को कौन भूल सकता है। एक तरफ उसका वर्तमान है जो उसे सुनहरा भविष्य देगा, दूसरी तरफ उसका गुजरा कल जो अपने आप में संघर्ष की दास्तां है, लेकिन फिर भी वो पुराने प्रेम को चुनती हैं। बिमल दा ने हिंदी सिनेमा को बासु चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, सलिल चौधरी और गुलजार जैसे कलाकार भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से एक प्राण की आज पुण्यतिथि है। प्राण को हिंदी सिनेमा के सबसे कद्दावर खलनायकों में गिना जाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म पंजाबी फिल्म यमला जाट से की और फिर 1942 में आई फिल्म खानदान के जरिए उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। अपने फिल्मी सफर में प्राण ने आज़ाद, देवदास, मधुमती, जंजीर, अमर अकबर एंथनी और सनम, बेवफा और उपकार जैसी कई यादगार फिल्मों में बेजोड़ अभिनय किया। उन्होंने अपने करियर में युवा हीरो से लेकर बुजुर्ग बाप तक का किरदार निभाया। जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। आज फिर किसी कैदी ने भड़का दिया है क्या? हाँ, है कैदी। सांप से खेलने वालों को ये याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? खामोश! लूट मार करना हमेशा पाप है। कि ये धर्मात्मा लोग कभी कभी भगवान को भी धोखा देते और ऊपर से गाते हैं, मैं मूर्ख क्या जानू मैंने क्या खोया क्या पाया। आप कौन है माई बाप? तुम्हारा बाप। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और जितेंद्र सिंह ने की सुरक्षा हालात पर चर्चा। गृह मंत्री को सौंपेंगे रिपोर्ट। बड़गाम में 10 घंटे चली मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। गोपाल कृष्ण गांधी होंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार। 18 दलों की बैठक में फैसला, सोनिया गांधी ने किया ऐलान। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा मंजूर, सभी को स्वास्थ्य कार्ड और गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का प्रस्ताव। विदेश मंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की सिफारिश। असम में भारी बारिश से हालात बदतर, पिछले 24 घंटे में 6 और लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन से 14 की गई जान। और रवि शास्त्री होंगे टीम इंडिया के मुख्य कोच। जहीर खान को बॉलिंग और राहुल द्रविड़ को बल्लेबाजी निखारने की जिम्मेदारी। महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला आज। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।